हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचो आज मैं लेके आया हूं लास्ट पार्ट रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 17 और उसमें हम बात करने वाले हैं रोलिंग मोशन के बारे में। ये बहुत ही कम पढ़ा जाने वाला टॉपिक है, बच्चे इसे मोस्टली अवॉइड ही करते हैं, पढ़ते नहीं है। पहले मैंने भी सोचा था कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट एट द लास्ट से मैंने सोचा कि सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए तो ये भी क्यों पीछे छोड़े, तो इसलिए इस वीडियो को भी मैं लेके आ गया। तो देखो रोलिंग मोशन है क्या बेसिकली। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नहीं आएगा तब तक कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। देखो ये देखो, अगर ध्यान से देखो, ये देखो मार्कर, ये रोलिंग मोशन है। अगर इसे ध्यान दे, ये रोलिंग मोशन है। इसमें दो तरह के मोशन होते हैं। रोलिंग मोशन में दो तरह के मोशन छुपे होते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल विच इज अ लीनियर मोशन और समटाइम्स कॉल्ड रेशनल मोशन बेसिकली, ठीक है। और रेक्टलाइनर मोशन एक ही लाइन में होता है ना। और एक होता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो दो तरह के मोशन इसमें छुपे हुए होते हैं। तो देखो अगर मान लेते हैं एक सिलेंडर है, नाउ दिस इज दिस सिलेंडर एंड ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस पॉइंट पे कर रहा है बी पे हिट। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट ले रहा हूं जहां पे ये सरफेस कांटेक्ट बना रहा है। एंड इसी के पैरेलल में मैंने एक पॉइंट लिया विच इज सेंटर एंड एक पॉइंट मैंने यहां लिया विच इज ए। जो ए है वो टॉप पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है एंड दिस इज द बॉटम पॉइंट ऑफ द सिलेंडर। देखो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी इस तरफ, तो वहां से मिलेगा हमें ट्रांसलेशनल मोशन और ये बॉडी ऐसे मूव करेगी तो वहां से मिलेगा हमें रोटेशनल मोशन। अब दोनों की कंडीशन देखेंगे, ये भी देखेंगे कि अगर कोई चीज मान लेते हैं इंक्लाइंड सरफेस है, अगर मैं यहां से मार्कर को छोड़ूं तो क्या वो डायरेक्ट गिरेगा या फिर स्लिप होके गिरेगा, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हो क्या रहा है बेसिकली। अगर मैं इसे रोटेट करवाऊं, ध्यान देना, अगर मैं इसे रोटेट करवाता हूं तो ये वाला पॉइंट कभी नहीं रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट कभी नहीं रोटेट करेगा ना। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको बोलूं बेटा कि ये सॉलिड स्फीयर है या फिर सेंटर है, सिलेंडर है, कुछ भी है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट कभी हिलेगा नहीं, ये हमेशा इस सरफेस के पैरेलल मूव करेगा हमेशा। मतलब ये है, ये तो पता लग गया तुम्हें कि यहां पे जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्लियर। लेकिन जो यहां पे वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। यहां पे वेलोसिटी होगी इस तरफ, यहां पे वेलोसिटी होगी इस तरफ, यहां पे वेलोसिटी होगी इस तरफ, यहां पे वेलोसिटी होगी इस तरफ एंड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी। यही होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे देखूं, एक तो मतलब ये जो बॉडी है ये आगे मूव कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से लेके बॉडी यहां तक मूव कर रही है, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। यह पता लग जाएगा ये सेंटर ऑफ मास कहां तक पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी। बट एक्चुअल में अगर ये मूव करता हुआ जाएगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता लगेगी। तो उस केस में अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो मान लेते हैं जो स्पिन कर रहा है, ये जो स्पिन कर रहा है, दिस इज स्पिन बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। बेटा अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत कुछ रिजॉल्व हो चुका है। तो देखो यहाँ पे एक वी सेंटर ऑफ मास है दिस, मतलब अगर मैं बोलूं इधर से कि वी टॉप पे, टॉप पर यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो एक तो वेलोसिटी होगी वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास प्लस एक वेलोसिटी होगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एंड विच इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक ये वेलोसिटी होगी, क्लियर है। नाउ ये जो वेलोसिटी है ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे भी आर ओमेगा है। नाउ एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां पे भी आएगा, तो v टॉप इज इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास प्लस v सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि जो यहां पे यूज होएगा बेटा वो सेंटर ऑफ मास यूज होएगा, ठीक है। जितनी स्पीड, जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो v टॉप पे हमारे पास क्या आएगी,
2 टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जितनी तेज वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास चलेगा उतनी उससे ज्यादा तेज इसको मुड़ना पड़ेगा। रीजन, सेंटर ऑफ मास ने यहां से लेके यहां तक आना है, बट इसने यहां से लेके यहां तक आना है, वो भी रोटेट होते हुए। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस ओमेगा वेलोसिटी से इधर को आना है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो दे रहा है बेसिकली इस पॉइंट की दे रहा है, बट ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी होंगी, एक तो ये वाली होगी जो आगे जा रहा है ये, प्लस एक जो इसको रोटेट करवा रहा है। जो रोटेट करवा रहा है उसका सिंपल फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। दोनों वेलोसिटी को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मेरे पास ये आ गया। मतलब टॉप पे डबल वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास से। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि बेसिकली बता रहा था कि वेलोसिटी कितनी होगी एट अ पॉइंट। अगर मैं देखो मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लेता हूं और इसको हटाता हूं। हमें पता है कि यहां पर वेलोसिटी ये है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे 2 वेलोसिटी होंगी। एक तो इस तरफ होगी, ध्यान देना, v सेंटर ऑफ मास, और एक वेलोसिटी इसकी मतलब इस वाले पार्टिकल की यहां होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी, थोड़ी सी इधर होगी, इस पार्टिकल की ये आएगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है? अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये वी आर। मतलब बेसिकली है, अगर मैं इसको बताऊं तो वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। इससे सॉल्व हो जाएगा ना। इफ थीटा, इसके साथ में थीटा बनाऊंगा, ये थीटा होगा तो इसके साथ आगे 2VCM VR, मतलब cos थीटा लग जाएगा साथ में, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगी, ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी नहीं हिलेगी, हमेशा कौन सी हिलेगी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। हर एक पार्टिकल अपनी अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन अलग है, बट ओमेगा सबके पास सेम है। ओमेगा चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, वो सेम टाइम पे सेम एंगल ड्रॉ कर रहा है। सेम एंगल पे सेम टाइम पे सेम एंगल ड्रॉ करेगा, इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी है। और रेडियस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन चेंजेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी चेंज होएगी। तो एक वेलोसिटी यहाँ, एक वेलोसिटी यहाँ, इसकी डायरेक्शन चेंज, तो ये आ गई एक वेलोसिटी। अब इस पॉइंट पे देख लेते हैं, इस पॉइंट पे दोनों की दोनों एक ही तरफ है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस तरफ है, मतलब आर ओमेगा भी इस तरफ है, और वी सेंटर ऑफ मास भी इस तरफ है, इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पर मेरे पास टॉप पे 2 वेलोसिटी आ गई। अब जो हम केस देखने वाले हैं उस केस में वो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा। और इंक्लाइंड प्लेन पे देखो ऐसा होता है, या तो मैं इसके ऊपर मान लो मार्कर है, एक तो होगा, देखो एक तो होगा जो रोल करते हुए जाएगा, एक तो होगा जो रोल करते हुए जाएगा। दिखाओ, शायद दिखाई दे रहा हो तुम्हें, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्लिप कर जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो स्लिप कर रहा है, ये स्लिप कर रहा है इसके ऊपर, मतलब रोल करता करता स्लिप कर रहा है। तो हम निकालने वाले ऐसी कंडीशन कि ये स्लिप ना करे, सिर्फ रोल करे, सिर्फ रोल। और रोल क्यों करता है? जब ये रोल करता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगती है, क्यों लगती है और कैसे लगती है, और ये रोटेट क्यों होता है? जब ऊपर से स्लाइड करके भी आ सकता है, इसका मतलब नीचे से इसको फ्रिक्शन रोक रही है। चलो ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मैं देता हूं, जब मैं इंक्लाइंड प्लेन पे करवाऊंगा तब मैं देता हूं। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। देखो जब विदाउट स्लिपिंग होगा, एक काम करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इसकी फोर्सेस। अगर ये थीटा है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी mg, क्लियर है। नाउ बाय ज्योमेट्री अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दिस विल बी योर थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा। सरफेस के नॉर्मल एक कंपोनेंट लगता है विच इज नॉर्मल रिएक्शन R। एक फोर्स मुझे यहां देखने को मिलेगी इसके सरफेस पे स्मॉल f विच इज अ फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है। अगर ये mg cos थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आएगा mg sin थीटा। पहले रिजॉल्व करेंगे सिंपल, देखो mg ये रहा थीटा के साथ वाला cos थीटा एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये हमारे पास f है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, बस इसके अलावा क्वेश्चन लग रहा है ना। इस सरफेस का अगर मैं बात करूं बेटा, जो कोफिशिएंट है वो है म्यू। वो क्या है? म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड जो ये बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है इस तरफ विद एन एक्सेलरेशन a, वो तो इसको भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं या हमने कंसेप्ट किस पार्ट में करना है। देखो
हम कंसेप्ट कुछ ऐसे करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन बताओ कितनी है, क्यों है, फ्रिक्शन बताओ कितनी है, क्यों है, म्यू बताओ कितना है, क्यों है। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं। देखो अगर ये स्लिप नहीं करेगा, अगर ये स्लिप नहीं करेगा तो होगा क्या, मैंने कंपोनेंट सारे के सारे रिजॉल्व कर लिए। अगर मैं इसको मतलब अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं या फिर इसके ऊपर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं, तो देखो क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये दोनों इक्वल हुए, मान लो कंसीडर वर्टिकल प्लेन। ना अगर मैं इसका वर्टिकल प्लेन लूं तो उस केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। नाउ एंड मैं फ्रिक्शन फोर्स, चलो फ्रिक्शन फोर्स बाद में लिखते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर करूंगा तो होगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये रहा, इसमें लगेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें लगेगा सेकंड लॉ, इसमें लगा थर्ड लॉ, इसमें लगा थर्ड लॉ, हम लगाने वाले हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, इस तरफ मूव कर रहा है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू एम ए, सिंपल। तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, ये आएगा। ये तो डायरेक्ट भी निकल सकता है यहां से। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है। नाउ द टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सोली। जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये है, ये रोल क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको नीचे से रोका जा रहा है। अगर नीचे से रोका ही ना जाए तो ये तो रोल करे ही ना, ये स्किट करता हुआ चला जाए। ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो यहां पे रखा है, ठीक है, तो ऐसे स्लिप करता हुआ निकल जाए अगर रोल ना हो, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन यहां से थोड़ा सा रोकता है, फिर ये ऐसे रोटेट करता है, फिर फ्रिक्शन रोकता चला जाता है और ये रोटेट करता चला जाता है। मतलब जो यहां पे टॉर्क दे रहा है वो कौन दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो क्या आएगी, आर विच इज अ रेडियस। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। ध्यान देंगे तो ये रोटेट कर रहा है ना, रोटेट करेगा तो ये आर आ गया मेरे पास, इधर रोटेट करेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास होती है म्यू आर, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो आएगा आर। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो टॉर्क आया मेरे पास म्यू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने क्या किया यहां से, अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है, फ्रिक्शन फोर्स को, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क निकालनी है। नाउ एज वी नो टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, हमने पढ़ा टाउ क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एल्फा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो टाउ इज इक्वल टू, या इक्वेट करूं इक्वेशन नंबर 4 लिख के, क्योंकि दोनों टॉर्क है और टॉर्क के इक्वेट होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आई एल्फा इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं सिर्फ आई की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे क्या है, देखो ये है हमारे पास सिलेंडर, और सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहां पे आएगा हाफ एम आर स्क्वायर। मैंने एम बेटा स्मॉल यूज किया इसलिए मैं यहां पे भी स्मॉल यूज करूंगा, एंड आर इज द रेडियस विच इज इक्वल टू इनटू एल्फा आ गया हमारे पास, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू एल्फा आ गया मेरे पास। एल्फा क्या आएगा यहां पे, देखो अगर मैं एल्फा की बात करूं तो ए इज इक्वल टू एल्फा आर होता है। ये मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन में करवाया था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ए अपॉन आर। तो देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं, ए अपॉन आर विच इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ये आ गया। बट अगर यहां पे देखो बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड बस ये कैंसिल हो गया। और अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू आई है
बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए बेटा, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन फोर्स पुट करनी है। फ्रिक्शन फोर्स साथ लेके चलेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स काटेंगे नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लेके चलते हैं इसे, ठीक है। काट देंगे ना फिर प्रॉब्लम आ रही है कुछ, क्योंकि हमें चाहिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पुट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, आर पुट करना पड़ेगा मुझे, उल्टा हो जाएगा कंसेप्ट। इसको और इजी जब हम कर सकते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना, इजी से कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो मेरे पास ये आई फिल एफा तो हमें पता है, यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा, एंड एल्फा हमें पता है ए बार आर होता है, तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई, एल्फा आ गया मेरे पास ए अपॉन आर, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आई ए अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द करेक्ट मेथड जो हम यूज करने वाले। तो अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर यूज किया मैंने यहाँ पे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दूंगा तो एफ इज इक्वल टू यहाँ आ गया हमारे पास m/2 वेयर m इज अ मास एंड m r स्क्वायर इनटू a अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया am/2, ये आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5, मार्क कर लो। मैंने क्या किया बेसिकली, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। मैंने दो फोर्स निकाली, दो टॉर्क निकाली और दो टॉर्क को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद वहां से फ्रिक्शन फोर्स निकाली सो दैट मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकूं, ठीक है। और जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन टू mg साइन थीटा माइनस am/2 इज इक्वल टू m a, ये आएगा। अगर मैं इसको वहां लेके जाऊं तो क्या आएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करूंगा तो ma, ये आ गया ma, ये आ गया ma, तो क्या आ गया 3/2 ma। ये कैसे आया, देखो बेटा ma प्लस हाफ ma, क्योंकि ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में जाएगी और ये जाएगी तो 2 इंटू, तो 3ma/2 ये वैल्यू आएगी। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, थोड़ी बहुत चीजें तो खुद करनी ही होंगी, थोड़े बहुत तो शॉर्टकट लेने पड़ेंगे बेटा। फिजिक्स पढ़ रहे हो और 5-6 चैप्टर कर भी चुके हो तो फिर थोड़ा एडवांस होना होगा। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू क्या है, देखो ए इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि यहाँ से एम भी कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास 2/3 जी साइन थीटा। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन जिससे सिलेंडर मूव करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिपिंग। नो अगर यहां पे ध्यान दो, हेंस लिख सकते हैं ऐसे, हेंस a इज लेस देन g। अगर ध्यान से देखो a की क्या है, g से लेस देन है, मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो ग्रेविटी से कम एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगेगी। ऑब्वियस है नहीं लग पाएगी, इंक्लाइंड फ्रिक्शन फोर्स ने आधी एनर्जी यूज कर ली है तो नहीं लग पाएगी। अब बात करेंगे, ये तो थी एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी, अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी। हमें पता है एज F इज इक्वल टू म्यू आर एंड F इज इक्वल टू म्यू आर, क्या है हमारे पास mg cos थीटा, ये आएगा। मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ ये गलती कर दी। एज एम म्यू इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन देखें आए तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस ma, a की वैल्यू पुट कर दो तो ये आया हमारे पास mg साइन थीटा माइनस, a की वैल्यू बेटा अलग मार्कर से पुट करते हैं। ये क्वेश्चन में करता था जब मैं पहले पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, वैल्यू इक्वेशन यहाँ वहाँ पुट नहीं करता था, डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देता था और डिफरेंट मार्कर से या फिर डिफरेंट पेन से कर देता था। तो m यहाँ पे हमारे पास आया, देखो m सेम रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 2/3 g साइन थीटा, तो 2/3 g साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए हुआ क्या, देखो जरा ध्यान से, f इज इक्वल टू g कॉमन आ जाएगा, m नहीं आएगा ना, हाँ m नहीं आएगा, m कटेगा हमारा। तो यहाँ पे आ गया mg, ध्यान से देखेंगे मैं यहाँ से g साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ और g साइन थीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया m माइनस m, तो यहाँ पे भी है m कॉमन, चलो m भी कॉमन ले लेते हैं, बेटर है। तो mg साइन थीटा मेरा कॉमन है, यहाँ पे बचा मेरे पास 1
माइनस 2/3 एंड 1 माइनस 2/3 करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 3 1/3 mg sin थीटा। नाउ दिस इज योर फ्रिक्शन। बेटा इतनी फ्रिक्शन लगेगी अगर वो सिलेंडर मूव करेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ म्यू निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है F/R, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारे पास 1/3 mg sin थीटा अपॉन r क्या है मेरे पास, कहाँ चला गया पूरा, r के इक्वल में आ गया mg cos थीटा। तो mg cos थीटा mg कैंसल, sin थीटा बाय cos थीटा, म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। नाउ दिस इज योर म्यू। थीटा निकालना है तो थीटा हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू, अगर तुम्हें थीटा निकालना है तो ठीक है। तो यहां से निकाल सकते हैं, अगर हमें म्यू दिया हो तो हम पता लगा लेंगे कि कितना थीटा लगेगा उसके ऊपर, सो दैट वो स्लिप ना हो। सारी कैलकुलेशन है बेटे, जितनी भी चीज़ें होती है जो भी हम रियल लाइफ में करते हैं, जितनी भी थेरीज होती हैं, चाहे वो हाईवेज बनते हैं, चाहे वो पुल बनते हैं या फिर कुछ ही बनते हैं, वो सारी की सारी स्टडी बेस्ड होते हैं। हर एक चीज़ की अलग कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन लगाई जाती है कि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, कितनी फ्रिक्शन होगी, कितना इस पर लोड आएगा, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके फिर बनाया जाता है। वो बात अलग है बेटा, करप्शन की वजह से टूट जाता है, बट कैलकुलेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। बीच के कुछ लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं और चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अदरवाइज अगर मतलब बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं हमारे दुनिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में ऑब्वियस है, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट वो जो करप्टेड ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बीच में इंक्लूड होते हैं और फिर वो उस वजह से चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। एनीवेज मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ये आई, म्यू ये आया और एक्सेलरेशन ये आई। 3 कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताए हैं यहाँ पे रोलिंग मोशन में। अब देखो एक कंसेप्ट और छोटा सा बता दूं बस, इसके बाद फिर फ्री हो, पक्का गारंटेड। मुझे पता है वीडियो लंबी होती जा रही है और ऑब्वियसली रात के यहाँ पे भी बेटा कितने बज रहे हैं वो देख के बताता हूँ, 2:30 हो रखे हैं यहाँ पे, 2:30 भी हो रखे हैं यहाँ पे। तो बस एक कंसेप्ट छोटा सा रह गया, इसके बाद फिर मैं वीडियो का एंड करने वाला हूँ। ओके, देखो मैं बेसिकली बताने वाला हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दोनों होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में K से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पे आएगा हमारे पास हाफ m v स्क्वायर और यहाँ पे आएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा थंबनेल के ऊपर भी और टाइटल के ऊपर भी, वहां से जाके चेक कर सकते हो। वहां मैंने ये बता रखा है कि कैसे आया है i ओमेगा स्क्वायर, तो वहां से जाके देख सकते हो। एनीवेज तो m की जगह i आ गया, v की जगह ओमेगा आ गया, ये लीनियर में है और वो रोटेशनल में, फर्क कुछ नहीं है। नो, अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना क्या करने वाला हूँ, पहले वैल्यूज लिखवा दूँ तुम्हें। आई की वैल्यू रेडियस ऑफ जाइरेशन के इक्वल होता है, मतलब m के स्क्वायर, ये होता है आई की वैल्यू, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज बेटा ओमेगा की बात करें, ओमेगा होता है v। अगर मैं बोलूँ सेंटर ऑफ मास पे है तो v सेंटर ऑफ मास अपॉन r, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r हो जाएगा, सिंपल सा बिल्कुल। और अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो k इज इक्वल टू, देखो क्या बना हमारे पास, k डैश लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह, हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ, इसकी बात करें i की जगह तो m के स्क्वायर इंटू v सेंटर ऑफ मास अपॉन r का स्क्वायर, ये आ गया। तो अगर मैं इसमें से बेटा कॉमन लूँ तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ m कॉमन आ जाएगा इजीली, तो हाफ m हमारे पास कॉमन आ गया और अंदर रह गया मेरे पास v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस, नहीं ये भी कॉमन आ जाएगा, v सेंटर ऑफ मास भी बेटा कॉमन आ जाएगा, तो v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, अंदर रह गया मेरे पास 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ
रोलिंग मोशन। एक कंसेप्ट देखो, अगर थोड़ा सा और करना है, इतनी देर रुके बेटा, 1 मिनट और रुक जाओ। एक क्वेश्चन देखो, मैं एक न्यूमेरिकल करवाने वाला था, बट मैं अब वो न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता देता हूँ तुम्हें कि मैं क्या करवाने वाला था। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बट मैंने सोचा था कि एक न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, बट वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है और कंसेप्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे नहीं लगता तुम थोड़ी इतनी देर रुकोगे। देखो, जो चीज़ यहाँ से यहाँ गिर रही है बिल्कुल जाके, इसका मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, mgh पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस, मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो एक हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे mgh की, और यहां पे बात करेंगे बेटा हम हाफ m v स्क्वायर प्लस यहां पे बात करेंगे हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास अगर मैं काइनेटिक में लेता हूं तो mgh इज इक्वल टू, मतलब रोटेशनल बेसिकली, रेडियस ऑफ जाइरेशन में लेता हूं तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर इंटू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नाउ mgh देखो, mm तो वैसे भी कटा, ठीक है, m तो वैसे भी कटा है, बेसिकली हमने निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से नीचे आके गिरेगी है, ये निकालना है। तो अगर यहाँ पे देखो तो कितना है, जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, एंड के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये रह गया। अगर वी की वैल्यू करो तो क्या आएगा, 2gh आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल अंडर रूट। नाउ दिस इज द वेलोसिटी जिससे वो नीचे आएगी। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन पे डिपेंड करता है बेटा क्या वैल्यू दे रखी है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्या किया मैंने, वी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, और अंदर रहेगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर, एंड ये वैल्यू 2gh मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई, सारी सारी वैल्यू वहाँ जाएगी तो रेसिप्रोकल, ये वेलोसिटी आ गई, जिस वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा आके। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था बेटा रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन ज़्यादा इतना आता नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें वो भी ऐसा मिलेगा, मतलब जो मैंने कंसेप्ट बताया ना ऐसा, उसमें दिया होगा सिलेंडर क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन ले लेना बस, कभी सिलेंडर की कभी सॉलिड स्फीयर की। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि ऊपर मैंने रिंग रखी, स्फीयर रखा और सिलेंडर रखा, बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ के की वैल्यू चेंज होगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसकी जैसी रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी वैसी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। बट अगर इसकी बात करें, कहाँ चला गया सिलेंडर, बेटा सिलेंडर का नहीं फर्क पड़ता, सिलेंडर डिपेंड ही नहीं करेगा मास और रेडियस पे, ठीक है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज मैं वो नहीं बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो देखते रहे और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर आते हो तो बहुत कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है तुम्हारे लायक, देख सकते हो। रोटेशनल मोशन आज खत्म हो गया है, मज़ा आ गया है, बहुत अच्छा। रोटेशनल मोशन इतना प्यारा चैप्टर है, पता नहीं लोग कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं इसे, बट बहुत ही प्यारा चैप्टर लगा मुझे तो ये करवा के भी, ठीक है। बहुत टाइम बाद करवाया है रोटेशनल मोशन, क्योंकि लास्ट टाइम भी कट गया था। इंस्टीट्यूट में भी अगर रोटेशनल मोशन की बात करें 2-4 टॉपिक आ रहे थे गिने चुने, इस बार मैंने फुल कंसेप्ट रिवाइज किया है जो यूट्यूब वीडियोज़ में। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं ग्रेविटेशन पे लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उसमें सपोर्ट ज़रूर करना, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक लेके जाऊँगा एक एक कंसेप्ट को, चाहे वो जियो स्टेशनरी हो, चाहे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, चाहे वो एस्केप वेलोसिटी हो, हर एक चीज़ के बारे में तुम समझाऊंगा एकदम डेप्थ के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।